स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको कि आर्मी प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे करेंगे। बता दें आपको कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के मद्देनजर ये काफी ज्यादा अहम दौरा माना जा रहा है। सेना प्रमुख सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को श्रीनगर और अन्य स्थानों का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान उन्हें आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के शीर्ष कमांडर जनरल द्विवेदी को सैन्य संरचनाओं की जानकारी देंगे। कश्मीर घाटी में और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों द्वारा किए गए आतंकवाद विरोधी उपायों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। सेना प्रमुख के इस दौरे के दौरान सेना की 15 कोर के कमांडर और राष्ट्रीय राइफल्स के अन्य कमांडर भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद से सेना ने इलाके में आतंकवादी के खिलाफ सघन अभियान चला रखा है। हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल द्विवेदी से पूरी स्थिति पर बात की। तो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 2 दिन का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि सेना प्रमुख सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को श्रीनगर और अन्य स्थानों का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान उन्हें आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के शीर्ष कमांडर जनरल द्विवेदी को सैन्य संरचनाओं की जानकारी दी जाएगी। कश्मीर घाटी में और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों द्वारा किए गए आतंकवाद विरोधी उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सेना प्रमुख के इस दौरे के दौरान सेना के 15 कोर के कमांडर और राष्ट्रीय राइफल्स के अन्य कमांडर भी मौजूद रहेंगे। शेख दाऊद ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शेख, जानना चाहेंगे आपसे कि ये दौरा कितना ज्यादा अहम माना जा रहा है और किस तरह की आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। बिल्कुल, आपको बता चलूं कि जिस तरह आपको पता है कि रिसेंटली पहलगांव में जो अटैक हुआ है टूरिस्टों पे, उसके मद्देनजर रखते हुए इससे पहले अमित शाह ने दौरा किया। अब आज आप चीफ ऑफ आर्मी और उसके साथ साथ कांग्रेस का जो राहुल गांधी, वो भी आज कश्मीर के दौरे पर है। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो यहाँ पे इस वक्त जो तनाव है बड़ा टेंस लग रहा है बॉर्डरों पे। और कल से ही जो हेलीकॉप्टर या जो जहाज वो गश्त कर रहा है बॉर्डर की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद जो चीफ ऑफ आर्मी यहाँ पे आए हैं वो बॉर्डरों की सिचुएशन का मुआयना करेंगे। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान ने आज रात भर मुख्तलिफ पोस्टों पे फायरिंग की है, बट आर्मी ने ये स्टेटमेंट दिया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बट पाकिस्तान की तरफ से वक्त वक्त से जो फायरिंग है वो लगातार जारी रहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका शेख दाऊद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कि दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है और हालात की जानकारी वहां पर ली जाएगी, साथ ही साथ आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कश्मीर के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। बता दें आपको कि राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। पहलगांव आतंकी के पीड़ितों से कर सकते हैं मुलाकात। और पहलगांव में आतंकी हमले के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज श्रीनगर के दौरे पर रहेंगे, जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। बता दें कि अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा बीच में छोड़कर जल्दी ही दिल्ली में लौटने का फैसला किया। ऐसे में गौर करने वाली बात यह कि पहलगाम में हुए हमले के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सऊदी अरब और अमेरिका की अपनी यात्राएं बीच में रोक दी है। इससे पहले दिन में केंद्र सरकार ने सुरक्षा स्थितियों पर विचार विमर्श करने और हमले के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए थे। और शेख दाऊद ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शेख, जानना चाहेंगे आपसे राहुल गांधी का आज का दौरा कितना महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कश्मीर का।
बिल्कुल, जिस तरह कल दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन मीटिंग हुई और उसके बाद राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो आज कश्मीर का दौरा करेंगे। बिल्कुल, जो जितने भी वो जख्मी है यहाँ पे साउथ का कल टूरिस्ट जो अटैक हुआ है वो वहाँ पे जाएंगे, उनसे मिलने जाएंगे। और जिस तरह ये अटैक हुआ कहीं ना कहीं ये शायद वहाँ पे जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो इस वक्त चाहे हम यहाँ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, सब एक ही पलेट पे खड़ा हो गए। और इसी तरह कल दिल्ली में भी ये सब पार्टी एक ही जगह पे खड़ा हो गए और 2-2 मिनट का साइलेंट लिया है। तो उसके बावजूद आज राहुल गांधी कश्मीर का दौरा करेंगे और जायजा लेंगे ये जो पहलगाम अटैक हुआ। बिल्कुल, तो कश्मीर जाने का फैसला राहुल गांधी ने किया, लेकिन इससे पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे थे। केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई थी विचार विमर्श करने के लिए। क्या ये कहा जा सकता है कि कुछ बड़ा हो सकता है इस वक्त, उसी की तैयारी चल रही है? देखिए, जिस तरह कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से चाहे इस पार आने की, और उसके बावजूद जिस तरह आर्मी प्रिपरेशन कर रहा है बॉर्डर पे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कुछ होने वाला है। बिल्कुल, शायद कुछ होने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से किस तरह की खबरें आ रही है शेख दाऊद? कि जिस तरह उन्होंने कहा कि ये जो टूरिस्टों पे जो अटैक हुआ है, हिंदुस्तान हमें टारगेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि जो उनके साथ जो जिस तरह जो वादे है वो उन्होंने खत्म किया है हिंदुस्तान ने। खासकर अगर हम पंजाब वाघा बॉर्डर की बात करें, वो जो वहाँ पे जो आर्मी पर जहाँ पे जो परेड लग रहा है वो कैंसिल कर दिया, कहीं पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया, हवाई रास्ता जो उस साइड जा रहे हैं उनको खत्म किया गया है, ट्विटर अकाउंट वो फिलहाल बुला कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी इस तरह की स्टेटमेंट दी है। शेख, ये भी कहा जा रहा है कि आसमान में हलचल बढ़ गई है, बॉर्डर पर भी हलचल बढ़ गई है भारत की तरफ से, ऐसी कुछ जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, रात भर यहाँ पे जो हवाई जो गश्त कर रहे हैं, जहाज रात भर कर रहे हैं, और सुबह सुबह भी जो हेलीकॉप्टर है आर्मी के वो गश्त कर रहे हैं बॉर्डर पे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद पाकिस्तान उस पार कुछ करने वाले है, और इसीलिए यहाँ पे भी अब हिंदुस्तान रेडी है ताकि कोई दुश्मन हमें वार न करे। ये सर्वदलीय बैठक भी उसी संदर्भ में देखी जा सकती है शेख? तो अभी उसका कोई बयान नहीं आया है बाहर के उस मीटिंग में क्या हुआ। पर जिस तरह राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को कहा कि आखिरकार अगर हिंदुस्तान कश्मीर में इतना फौज है, जहां पे ये अटैक हुआ तो फौज कहाँ है उस टाइम, क्यों वहां पे फौज ऑलरेडी नहीं था। तो कहीं ना कहीं राजनाथ ने भी और अमित शाह ने भी ये कहा कि शायद सिक्योरिटी फोर्स को वहां पे चूक हो गई है। तो इसलिए अब यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी वहाँ पे आज कश्मीर का भी दौरा करेंगे, साथ साथ राहुल गांधी भी आज दौरा करेंगे। तो लग रहा है कि शायद कुछ होने वाला है। बिल्कुल लग रहा है कुछ होने वाला है, लेकिन राहुल गांधी के साथ कौन कौन से नेता आ सकते हैं, क्या जानकारी अभी तक निकल के सामने आ पाई है शेख? फिलहाल हमारे जो यहाँ पे उनका जो सेक्रेटरी है कर्रा जो कांग्रेस का है, फिलहाल राहुल गांधी का ही स्टेटमेंट आ गया, अभी कोई पता नहीं चला कि और कौन होगा उसके साथ। बहुत शुक्रिया आपका शेख दाऊद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। सावरकर मानहानि मामले में सुनवाई का मामला सामने आया। बता दें आपको कि दरअसल बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन के आदेश को रद्द करने से जुड़ा हुआ है। इससे इनकार करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अकोला में एक रैली में वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर देश भर में कई जगहों पर उनके खिलाफ दर्ज हुए थे मामले। वहीं लखनऊ में वकील नृपेंद्र पांडे ने भी इस बयान के खिलाफ लखनऊ में याचिका दाखिल की। तो सावरकर मानहानि मामले में सुनवाई का मामला सामने आया। राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई। सावरकर मानहानि मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश को दी गई है चुनौती। तो सावरकर मानहानि मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन के आदेश को रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
बता दें आपको कि ये सुनवाई काफ़ी ज़्यादा अहम बताई जा रही है और सभी की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हुई है, क्या कुछ रह सकता है इस सुनवाई के दौरान। लेकिन मसला दरअसल राहुल गांधी की यात्रा है, यात्रा से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही अकोला में एक रैली में वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर कई जगह पर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। तो बता दें आपको कि लखनऊ में वकील नृपेंद्र पांडे ने भी इस बयान के खिलाफ लखनऊ में याचिका दाखिल की है। तो लगातार इस मसले पर याचिकाएं दाखिल की जा रही है और सीधे सीधे जवाब भी मांगा जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे विवेक सिंह चंदेल, हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी, क्या कुछ रह सकता है सुनवाई के दौरान? दरअसल जो निपेंद्र मिश्र हैं, इन्होंने जो लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई थी, इस मामले में जो सेशन कोर्ट ने उनको समन जारी किया था, उस समन को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। लखनऊ बेंच ने इस मामले में उनके समन को रद्द करने से, रोक लगाने से और जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है उसको क्वेश्चन करने से मना कर दिया था, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। क्योंकि 4 अप्रैल को ही ये जो हाई कोर्ट ने ये अपना फैसला दिया था, उसके आधार पर अब ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें वो उसको चुनौती दी है इन्होंने। क्योंकि अब सवाल ये है कि जो उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है, उस मामले में जो सावरकर की ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उसको आधार बना के ऐसा किया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल आएगा वो सिर्फ इस बात का है कि जो निचली अदालत ने उनको इस मामले में समन जारी किया है, क्या उस समन पर रोक लगाई जाए, और दूसरा कि जो इनके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया उसको क्वेश्चन किया जाए। तो प्राइमा फेसाई अभी सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि लखनऊ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जो ये आदेश है, क्या वो सही है या गलत है, इस पर विचार करेगी। जिसके बाद ये तय होगा कि क्या जो निचली यानी कि सेशन कोर्ट ने जो उनको सावरकर के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में उनको समन जारी किया, उस समन पे उनको कोर्ट में प्रोड्यूस होंगे या नहीं होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई होगी, उस पर जो आदेश आएगा उसके बाद ये तय हो पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और अब बात करते हैं पटना की। बता दें आपको कि पटना से बड़ी खबर आ रही है। मिशन बिहार चुनाव में जुटा है महागठबंधन। विपक्ष के संयुक्त दलों की समन्वय समिति की पहली हुई है बैठक। बताया भी जा रहा है कि गठबंधन के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जल्द ही जारी होगा महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र। महागठबंधन की समन्वय समिति में होंगे 21 सदस्य। विपक्ष के संयुक्त दलों की समन्वय समिति की पहली बैठक हुई है। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में समन्वय समिति में शामिल दलों के सदस्यों की संख्या पर सहमति बनी। साथ ही 3 उप कमेटियों के गठन का प्रस्ताव भी बैठक में पारित हो गया है। समन्वय समिति की अगली बैठक 4 मई को होगी और जिसमें विपक्ष के सभी दलों के नेता यानी कि सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव स्तर के नेता शामिल होंगे। बताया भी जा रहा है कि बैठक का स्थान अभी तय नहीं हुआ है और कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित बैठक के बाद समन्वय समिति के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया कि महागठबंधन के सभी दल एकजुट हैं। ये समिति जल्द ही चुनावी अभियान समिति, चुनावी घोषणा पत्र समिति या मीडिया और इंटरनेट मीडिया समिति का गठन करेगी। बताया भी जा रहा है कि इसके सदस्यों का चयन भी जल्दी ही होगा। 4 मई को समन्वय समिति की अगली बैठक का प्रस्ताव आज की बैठक में पारित किया गया। बैठक में सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष महासचिव के साथ सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद भी भाग लेंगे। अगली बैठक में सभी दल मिलकर तय करेंगे कि जिलों में हमारी क्या गतिविधियां होंगी और सरकार ने जो घोषणाएं की है उनका क्या होगा असर, प्रचार कैसा होगा, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। और ऐसे में बैठक में अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव, आलोक मेहता, रणविजय साहू, कांग्रेस से कृष्णा अल्लावारू, राजेश राम, डॉक्टर शकील अहमद खान, डॉक्टर मदन मोहन झा, अभय दुबे, वीआईपी से मुकेश सहनी, CPI-ML से कृणाल, धीरेन्द्र झा, CPI से
राम बाबू कुमार, अजय कुमार सिंह, सीपीएम से ललन चौधरी, अवधेश कुमार मौजूद थे। तो बता दें आपको कि ये जो बैठक है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। विपक्ष के संयुक्त दलों की समन्वय समिति की पहली बैठक हुई है। ज़्यादा जानकारी दे रहे मोहम्मद दानिश हमारे संवाददाता। मोहम्मद दानिश, क्या जानकारी है आपके पास? जी नेहा, देखिए सबसे पहली बात है कि जो महागठबंधन की अब तक ये तीसरी बैठक कल जो हुई है और एक बैठक जो दिल्ली में हुई थी आज। लगता है दानिश से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम रही क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मिशन बिहार में जुटा है पूरा महागठबंधन और विपक्ष के संयुक्त दलों की समन्वय समिति की ये बैठक हुई है, पहली बैठक हुई है। गठबंधन के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। मोहम्मद दानिश ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, जानना चाहेंगे क्या जानकारी है आपके पास? जी नेहा, देखिए सबसे पहली बात है कि ये कल जो कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हुई थी वो तीसरी बैठक थी। पहली बैठक जो है आरजेडी नेता और कांग्रेस के बीच हुई थी। दूसरी बैठक जो है आरजेडी के कार्यालय में हुई थी। सभी दल के नेता जो है उसमें शामिल हुए थे और कल जो तीसरी बैठक है उसमें भी सभी दल के नेता बैठक शामिल हुए थे। इसमें सबसे खास बात है कि ये बैठक के बाद जो है ये तीसरी बैठक जो बिहार में होने वाली है वो 4 मई को रखा गया है। इसमें जितने भी जिला अध्यक्ष है, विधायक है, सांसद है, विधान परिषद के जितने नेता हैं सभी दल के, वो लोग को एक बुलाया गया 4 मई को। उसके बाद जिला से रिपोर्ट लिया जाएगा कि किस जिला में किस पार्टी का कितना योगदान अच्छा है या क्या है और किस तरह से सीट जो शेयरिंग होगी उस पर किस दल को कहां से सीट दिया जाएगा। एक इसमें भी है कि पशुपति पारस को भी लेकर जो है 4 मई को ये फैसला हो सकता है कि उनको दल में रखा जाए या नहीं रखा जाए, या दल में रखा जाए तो उनको कितनी सीटें दिया जाए और या वो उनको जो सीट जो जहां से दी जाएगी उस पर उनका क्या योगदान होगा। इसमें एक खास बात यह है कि जो कांग्रेस के नेता है वो वैसे सीट आप चाह रहे हैं कि जहां से महागठबंधन की जीत आसानी से हो जाए। पिछले बार जो सीट उनको दी गई थी उसमें बहुत सारी सीट पर कांग्रेस के नेता को वहां हार मिली थी, तो वो अब ऐसी सीट वो चाह रहे हैं कि जहां से उनको सीट मिले तो महागठबंधन वहां पर पहले से मजबूत हो, वहां पर उसकी सीट आसानी से निकल जाए, उसमें परेशानी ना हो। तो इस सब को लेकर भी जो है 4 मई को बातें सामने आ सकती है। जो कोऑर्डिनेशन टीम की कमेटी जो बनाई गई है उसके जो मेंबर है उसकी भी नाम की घोषणा हो सकती है 4 मई को कि आरजेडी से कौन रहेंगे, वीआईपी से कौन रहेंगे, कांग्रेस से कौन रहेंगे। जहां तक आरजेडी से बात आ रही है इसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी और संजय यादव, इन दोनों नाम का आगे आ रहा है। बाकी वीआईपी से जो है मुकेश सहनी खुद रहेंगे, कौन रहेंगे, और कांग्रेस से जो है प्रदेश अध्यक्ष और ये रहेंगे। तो ये सब बात को लेके 4 तारीख को फाइनल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद दानिश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 1000 से ज़्यादा नक्सलियों को घेर लिया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच अब भी मुठभेड़ जारी है। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच बहुत बड़ा मुठभेड़ चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बता दें आपको कि पिछले 2 दिनों से 5000 से भी ज़्यादा संख्या में जवानों ने कुख्यात नक्सली हिडमा देवा, केशव और सहदेव सहित कई बड़े नक्सलियों को घेर रखा है। बताया भी जा रहा है कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर भी अब भीषण मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से लगातार फायरिंग चल रही है और अब तक हुए एनकाउंटर में 3 महिला वर्दीधारी नक्सलियों के शव हथियार समेत बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों की ओर से जारी बयान के मुताबिक मुठभेड़ में कई बड़े नक्सलियों के मारे जाने के और घायल होने की संभावना है। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और माओवादी सामग्री बरामद की है। मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। पीयूष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष, जानना चाहेंगे आपसे कि ये अभियान अभी फिलहाल किस तरह से चल रहा है, ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ किस तरह से चल रहा है, विस्तार से बताएं। देखिए, ये अभियान सबसे बड़ा अभियान माना जा रहा है नक्सली उन्मूलन को लेके और इसमें 3 स्टेट की पुलिसिंग इन्वॉल्व है और
जो बॉर्डर है तेलंगाना का और छत्तीसगढ़ का, उस बॉर्डर में ये पूरी मुठभेड़ चल रही है। करीब 60 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। पहाड़ी के चारों ओर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। करीब 5000 से ज्यादा सुरक्षा बल इस पूरी कार्रवाई में सम्मिलित हैं, जिसमें कोबरा बटालियन भी है, डीआरजी भी है, और जो अन्य बटालियन जिनको डिपोर्ट किया था वहां पे वो सारी की सारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिडमा समेत जो आला सीसीएन के जो सेक्रेटरी लेवल के जो इनके जो कार्यरत कर्मचारी हैं नक्सलियों के, वो उनकी वहां पे आमद के इनपुट सुरक्षा बलों को मिले हैं। और तकरीबन अभी विशेष तौर पे कोई संख्या का कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि करीब 1000 नक्सली उस पहाड़ी की चोटी पे बैठे हैं और लगातार फायरिंग हो रही है। उसमें नक्सलियों के हताहत होने की भी पूरी जानकारी आई है। 3 नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए, महिला नक्सलियों के। और ये कार्रवाई तब तक के लिए जारी रहेगी कहा जा रहा है जब तक बस्तर क्लीन नहीं हो जाता। नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।